नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोलरी बुक्स पर। आज हम आपके साथ एक शानदार और रोमांचक सफर पर निकलने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग किताब के बारे में, जो पीटर हॉलिस ने लिखी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, जैसे कोई नया गाना सुनते ही उसकी धुन याद हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैथ्स का कोई जटिल फॉर्मूला या कोई नया स्किल बार बार पढ़ने और कोशिश करने के बाद भी हमारे दिमाग में ठीक से नहीं बस पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ इसलिए है कि वो टॉपिक बहुत मुश्किल है या हमारी याददाश्त कमजोर है? नहीं दोस्तों, असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में हम यह भूल जाते हैं कि हम सीखने की प्रक्रिया को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और यही चीज हमें आगे बढ़ने या रुकने पर मजबूर करती है। तो आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लर्निंग को मास्टर कर सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर यह सब क्यों होता है। जब हम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नया रेसिपी बनाना, तो हम अक्सर बस मेहनत करते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि हमारा दिमाग किस तरीके से बेहतर काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा रुककर यह देखें कि कौन सा तरीका हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं, तो हमारा समय भी बचेगा और सीखना भी आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। शायद यह नाम थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत साधारण है। यह है अपनी सोच को समझना और यह जानना कि हम कैसे सोचते हैं या सीखते हैं। मान लो आपने सोचा कि गिटार सीखना है, लेकिन आप बिना प्लान के सिर्फ तार छेड़ते रहते हैं। ऐसे में कई बार आप हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यह समझ जाएं कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए या किसी दोस्त को सिखाते हुए खुद सीखना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। यही मेटाकॉग्निशन की खूबी है, यह आपको स्मार्ट बनाती है। अब इसे और रोचक बनाते हैं। मेटाकॉग्निशन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जागरूकता, यानी यह समझना कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। दूसरा हिस्सा है नियंत्रण, यानी अपने सोचने के तरीके को मैनेज करना। जब आप यह सीख जाते हैं कि अपने दिमाग को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो हर नई चीज सीखना आपके लिए एक मजेदार खेल बन जाता है। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे इतिहास का कोई सब्जेक्ट। अगर आप बस पन्ने पलटते चले जाएंगे बिना यह सोचे कि आपको क्या समझ आ रहा है, तो अंत में शायद कुछ भी याद न रहे। लेकिन अगर आप हर 5-10 मिनट बाद रुककर खुद से पूछें, अरे मैंने क्या सीखा, क्या यह मेरे लिए साफ है, क्या मैं इसे किसी और को बता सकता हूं, तो आपकी समझ बहुत गहरी हो जाएगी। यह मेटाकॉग्निशन का जादू है, जो आपको एक सुपर लर्नर बना सकता है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि स्कूल में हमें क्या सिखाया गया था? बस सिलेबस पूरा करना और किताबें रट लेना। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें यह सिखाया कि खुद से सवाल पूछने हैं या अपनी सीखने की स्टाइल को समझना है? शायद नहीं। यही कमी आगे चलकर एक बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो लोग अपनी लर्निंग स्टाइल को समझ लेते हैं, वे न सिर्फ तेजी से सीखते हैं, बल्कि बहुत होशियारी से भी सीखते हैं। मेटाकॉग्निशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर लर्नर बना देती है। इसका मतलब है कि आपको हर वक्त किसी टीचर या कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने गुरु बन सकते हैं। जब आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूं, क्या मुझे कोई नया तरीका आजमाना चाहिए, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ट्रेन हो जाता है। अब बात करते हैं एक और मजेदार पहलू की, गलतियों से सीखना। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं, है ना? लेकिन मेटाकॉग्निटिव माइंडसेट वाला इंसान कुछ और सोचता है। वह कहता है, अरे मैंने गलती क्यों की, क्या मेरी रणनीति गलत थी, अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर करूं। इस तरह वह अपनी हर गलती से एक ताकतवर सबक निकाल लेता है। सोचो, अगर हर स्टूडेंट, हर कर्मचारी या हर नया सीखने वाला इस तरीके को अपनाए, तो सीखने का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, कोडिंग सीखनी हो या कोई कला सीखनी हो, यह माइंडसेट हर जगह काम आता है। और सबसे अच्छी बात, यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे कोई भी विकसित कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा रुककर यह देखें कि कौन सा तरीका हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं,
तो हमारा समय भी बचेगा और सीखना भी आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। शायद यह नाम थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत साधारण है। यह है अपनी सोच को समझना और यह जानना कि हम कैसे सोचते हैं या सीखते हैं। मान लो आपने सोचा कि गिटार सीखना है, लेकिन आप बिना प्लान के सिर्फ तार छेड़ते रहते हैं। ऐसे में कई बार आप हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यह समझ जाएं कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए या किसी दोस्त को सिखाते हुए खुद सीखना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। यही मेटाकॉग्निशन की खूबी है, यह आपको स्मार्ट बनाती है। अब इसे और रोचक बनाते हैं। मेटाकॉग्निशन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है जागरूकता, यानी यह समझना कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं। दूसरा हिस्सा है नियंत्रण, यानी अपने सोचने के तरीके को मैनेज करना। जब आप यह सीख जाते हैं कि अपने दिमाग को कैसे ऑब्जर्व करना है, तो हर नई चीज सीखना आपके लिए एक मजेदार खेल बन जाता है। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे इतिहास का कोई सब्जेक्ट। अगर आप बस पन्ने पलटते चले जाएंगे बिना यह सोचे कि आपको क्या समझ आ रहा है, तो अंत में शायद कुछ भी याद न रहे। लेकिन अगर आप हर 5-10 मिनट बाद रुककर खुद से पूछें, अरे मैंने क्या सीखा, क्या यह मेरे लिए साफ है, क्या मैं इसे किसी और को बता सकता हूं, तो आपकी समझ बहुत गहरी हो जाएगी। यह मेटाकॉग्निशन का जादू है, जो आपको एक सुपर लर्नर बना सकता है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि स्कूल में हमें क्या सिखाया गया था? बस सिलेबस पूरा करना और किताबें रट लेना। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें यह सिखाया कि खुद से सवाल पूछने हैं या अपनी सीखने की स्टाइल को समझना है? शायद नहीं। यही कमी आगे चलकर एक बड़ी दीवार बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो लोग अपनी लर्निंग स्टाइल को समझ लेते हैं, वे न सिर्फ तेजी से सीखते हैं, बल्कि बहुत होशियारी से भी सीखते हैं। मेटाकॉग्निशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर लर्नर बना देती है। इसका मतलब है कि आपको हर वक्त किसी टीचर या कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने गुरु बन सकते हैं। जब आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूं? क्या मुझे कोई नया तरीका आजमाना चाहिए? तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ट्रेन हो जाता है। अब बात करते हैं एक और मजेदार पहलू की, गलतियों से सीखना। अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं, है ना? लेकिन मेटाकॉग्निटिव माइंडसेट वाला इंसान कुछ और सोचता है। वह कहता है, अरे मैंने गलती क्यों की? क्या मेरी रणनीति गलत थी? अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर करूं? इस तरह वह अपनी हर गलती से एक ताकतवर सबक निकाल लेता है। सोचो, अगर हर स्टूडेंट, हर कर्मचारी या हर नया सीखने वाला इस तरीके को अपनाए, तो सीखने का स्तर कितना ऊंचा हो सकता है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, कोडिंग सीखनी हो या कोई कला सीखनी हो, यह माइंडसेट हर जगह काम आता है। और सबसे अच्छी बात, यह कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे कोई भी विकसित कर सकता है। तो चलो कुछ आसान आदतें सीखते हैं जो मेटाकॉग्निशन को मजबूत करेंगी। जब भी आप कुछ नया सीखें, खुद से ये सवाल पूछें, आज मैंने क्या हासिल किया? क्या यह मुझे पूरी तरह साफ है? अगर नहीं, तो मुझे क्या अलग करना चाहिए? क्या मैं इसे किसी दोस्त को समझा सकता हूं? ये सवाल आपकी सीखने की प्रक्रिया को धीरे धीरे निखार देंगे। आपका दिमाग खुद ब खुद यह सीख लेगा कि कौन सा तरीका आपके लिए कारगर है और कौन सा नहीं। अक्सर हम दूसरों को देखकर सोचते हैं, वाह, ये लड़का तो कितनी जल्दी सीख लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता? लेकिन सच ये है कि वह इंसान अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख गया है। वह जानता है कि कब रुकना है, कब दोहराना है और कब सवाल पूछना है, और ये सारी चीजें वह सोच समझकर करता है। मेटाकॉग्निशन का एक छिपा हुआ फायदा यह भी है कि यह आपको बहुत मजबूत बनाता है। जब कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप फ्रस्ट्रेशन में डूबने की बजाय सोचते हैं, क्यों नहीं समझा, इसे कैसे ठीक करूं? इससे आप जल्दी हार नहीं मानते, आप अपनी प्रक्रिया को बदलते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यानी यह आपको गहरे स्तर का सीखने वाला बनाता है। अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा जटिल है, तो इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। मान लो आपके पास एक बगीचा है और आप नए पौधे लगाना चाहते हैं।
अगर आप बिना सोचे समझे हर पौधे पर पानी डालते रहेंगे तो कुछ सूख जाएंगे और कुछ ज्यादा पानी से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर पौधे को ध्यान से देखें, किसे कितनी धूप चाहिए, कितना पानी और कैसी मिट्टी, तो परिणाम शानदार होंगे। सीखना भी ऐसा ही है। हर इंसान का दिमाग एक अलग बगीचा है और मेटाकॉग्निशन वही तरीका है जिससे आप अपने बगीचे को समझते हैं और उसे फलने फूलने में मदद करते हैं। एक मेटाकॉग्निटिव लर्नर दूसरों की रणनीतियों को भी देखता है, लेकिन उसे कॉपी नहीं करता। वह सोचता है कि क्या किसी और का तरीका उसके लिए काम करेगा या नहीं। वह अपने लिए सबसे प्रभावी तरीका डिजाइन करता है। वह जानता है कि कब ब्रेक लेना है, कब गहराई से काम करना है और कब खुद से टेस्ट लेना है। आज के डिजिटल युग में, जहां फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग हमारी सीखने की प्रक्रिया को बार बार तोड़ते हैं, मेटाकॉग्निशन और भी जरूरी हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह फ्री समरी पसंद आई तो कृपया गोलरी बुक्स को सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें या यूपीआई के जरिए हमें सपोर्ट करें। अब वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। अगर हम अपने व्यवहार को ध्यान से देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग का सबसे अच्छा प्रदर्शन कब होता है और हम अपने ध्यान को कैसे बचा सकते हैं। मेटाकॉग्निशन से जुड़ी एक और शानदार चीज है रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। दिन के अंत में 10-15 मिनट निकालकर अगर आप सोचें कि आज मैंने क्या सीखा, क्या छूट गया और कल कैसे बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी सीखने की गति रॉकेट की तरह बढ़ सकती है। यह कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं है, बस अपनी सीखने की प्रक्रिया पर एक नजर डालने की आदत है। सोचो, एक ऐसा इंसान जो हर दिन यह आदत अपनाए, वह हर हफ्ते खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता चला जाएगा। 1 महीने में उसका फोकस, याददाश्त और समझ का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। और यही लंबी अवधि की सफलता का असली राज है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, कोर्स, ट्यूटोरियल, ब्लॉग, वीडियो। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या और कैसे सीखना है, तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ जानकारी इकट्ठा न करें, अपनी सीखने की प्रक्रिया को भी समझें। मेटाकॉग्निशन कोई जटिल शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली आदत है जो आपको किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बना सकती है। सीखना एक कला है और मेटाकॉग्निशन उस कला का मास्टर कुंजी है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं या सच में समझ रहा हूं? यही सवाल आपकी सीखने की यात्रा को अगले स्तर पर ले जाएगा। अब एक और रोमांचक पहलू की ओर बढ़ते हैं, एक्टिव रीडिंग। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग एक ही बार में किताब पढ़ते हैं और उन्हें लगभग सब कुछ याद रह जाता है, जबकि हम कई बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारी पढ़ने की आदत। ज्यादातर लोग जो भूल जाते हैं वे पैसिव रीडिंग करते हैं, यानी बस आंखों से शब्दों को पढ़ते चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं। लेकिन जो लोग एक्टिव रीडिंग करते हैं, वे अपने दिमाग को पूरी तरह शामिल करते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि आप भी इसे कैसे अपना सकते हैं। पहले समझते हैं कि पैसिव रीडिंग क्या है। मान लो आपने एक मोटी किताब उठाई और पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बिना रुके पढ़ डाला, सिर्फ इसलिए कि सिलेबस पूरा करना है। लेकिन जब कोई आपसे पूछे कि क्या समझा, तो आप कहते हैं, पढ़ा तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा ही याद है। यह पैसिव रीडिंग का एक आम उदाहरण है। आप शब्दों को तो देख लेते हैं, लेकिन दिमाग उसमें गहराई से नहीं जाता। दूसरी ओर एक्टिव रीडिंग एक जागरूक और सतर्क तरीका है, जिसमें आप अपने दिमाग को हर कदम पर शामिल करते हैं। इससे न सिर्फ ज्यादा चीजें याद रहती हैं, बल्कि आपकी समझ भी गहरी हो जाती है। एक्टिव रीडिंग की 3 खास तकनीकों से शुरू करते हैं। पहली तकनीक है स्किमिंग, यानी पूरे टेक्स्ट को एक नजर में जल्दी जल्दी देखना, ताकि आपको उसका पूरा नक्शा मिल जाए। इसमें आप डिटेल्स पर नहीं जाते, बल्कि मुख्य शीर्षकों, उपशीर्षकों, बोल्ड शब्दों, परिचय और निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि चैप्टर किस बारे में है, और जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो सब कुछ परिचित लगता है
जिससे याद रखना आसान हो जाता है। दूसरी तकनीक है प्रीव्यूइंग, यानी पढ़ाई शुरू करने से पहले थोड़ा प्लानिंग करना। सोचें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस हिस्से को पहले पढ़ना है और आपका लक्ष्य क्या है। यह थोड़ा रणनीतिक सोच की मांग करता है, जैसे किसी मूवी का ट्रेलर देखने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाना। जब आप चैप्टर को प्रीव्यू करते हैं तो आपका दिमाग पहले से अलर्ट हो जाता है कि कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं और कहां ज्यादा ध्यान देना है। तीसरी और सबसे शानदार तकनीक है समराइजिंग, यानी जो आपने पढ़ा उसे अपने शब्दों में दोहराना। मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, तो उसके बाद 1-2 लाइन में अपने दिमाग में या नोटबुक में उसका सारांश बनाएं। इससे आप मजबूर हो जाते हैं कि सोचें, मैंने क्या समझा। और यही वह पल होता है जब असली सीख होती है। आप सिर्फ जानकारी नहीं पढ़ते, बल्कि उसे प्रोसेस करते हैं। एक्टिव रीडिंग में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें रीडर पूरी तरह शामिल रहता है। वह सवाल पूछता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करता है, नोट्स बनाता है और जरूरत पड़ने पर दोबारा पढ़ता है। पैसिव रीडर बस शब्दों को स्कैन करता है और आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि पढ़ लिया मतलब समझ लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। चलो एक और उदाहरण से इसे और रोचक बनाते हैं। मान लो आप क्लाइमेट चेंज जैसे नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर आप पैसिव तरीके से पढ़ते हैं तो बस सारी जानकारी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाएंगे। कुछ हिस्सा समझ नहीं आएगा और कुछ देर बाद आप सिर्फ पन्ने पलटते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव तरीके से पढ़ें, पहले शीर्षक देखें, फिर खुद से सवाल पूछें, जैसे क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इसका असर क्या है, मैं इसे किसी को कैसे समझा सकता हूं, तो आप टॉपिक से जुड़ जाएंगे। फिर जब आप कंटेंट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग अपने आप जवाब ढूंढने लगता है और सीखना मजेदार लगने लगता है। एक्टिव रीडिंग में हाइलाइटिंग और एनोटेशन भी बहुत मदद करते हैं। जब आप कोई महत्वपूर्ण बिंदु अंडरलाइन करते हैं या उसके बगल में अपनी भाषा में छोटा नोट लिखते हैं, तो आप खुद से बात कर रहे होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दोस्त से बात करते वक्त मुख्य बात को बार बार दोहराना, ताकि वह याद रहे। कई बार लोग सोचते हैं, मैं तो तेज रीडर नहीं हूं, तो एक्टिव रीडिंग कैसे करूं? लेकिन दोस्तों, एक्टिव रीडिंग का मतलब तेज पढ़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से पढ़ना है। जरूरी नहीं कि आप पूरी किताब पढ़ें, लेकिन जो भी पढ़ें उसे अच्छे से समझें और याद रखें। यही क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क है। पैसिव रीडर ज्यादा पढ़ता है लेकिन थोड़ा याद रखता है, जबकि एक्टिव रीडर थोड़ा पढ़ता है लेकिन गहराई से समझता है। एक और फायदा सक्रिय पढ़ने का यह है कि यह आपकी सोचने की क्षमता को तेज करता है। जब आप सामग्री को सिर्फ ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, उसे तुलना करते हैं और संदेह करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा परिपक्व बनता है। आप किसी भी जानकारी को अंधेरे में स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे विश्लेषण करते हैं। और यही आदत आपको हर क्षेत्र में स्मार्ट बनाती है, चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या वास्तविक जीवन के निर्णय हों। एक्टिव रीडिंग के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप पढ़ते वक्त खुद से सवाल पूछें, इस पैराग्राफ का मुख्य विचार क्या है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अगर मैं यह टॉपिक भूल जाऊं तो इसे कैसे याद करूं। ये सवाल आपको सतर्क रखते हैं और आपका दिमाग एक सक्रिय लर्नर बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ याद रखना है, लेकिन एक्टिव रीडिंग कहती है कि पहले तय करें कि क्या याद रखना जरूरी है। हर जानकारी महत्वपूर्ण नहीं होती। स्किमिंग और प्रीव्यूइंग से आप यह फैसला कर सकते हैं कि कहां ज्यादा समय देना है और कहां कम। अब सवाल यह है कि क्या एक्टिव रीडिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। अखबार, ब्लॉग पोस्ट, रिसर्च पेपर या उपन्यास, हर जगह यह तकनीक उपयोगी है। बस आपको अपने पढ़ने के उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। अगर आप कोई उपन्यास मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो उसे सहजता से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई लेख एग्जाम या प्रोजेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्टिव रीडिंग अनिवार्य हो जाती है। स्कूल और कॉलेज में हमें कभी नहीं सिखाया गया कि कैसे पढ़ना है। हमें बस सिलेबस थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे याद कर लो। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि पढ़ने का तरीका ही सीखने को परिभाषित करता है, तो पूरा खेल बदल जाता है।
एक्टिव रीडिंग वह तरीका है जो आपको अपने सीखने को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। अगर आप इस आदत को विकसित कर लें तो हर विषय, हर टॉपिक आसान लगने लगेगा। आप बोरिंग टॉपिक्स को भी रोचक बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना, याद रखना और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है। और यह तभी संभव है जब आपका दिमाग पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव मोड में हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई किताब या चैप्टर पढ़ें तो बस शब्दों को देखने की बजाय अपने दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश करें। सवाल पूछें, हाईलाइट करें, सारांश बनाएं। यही तरीका आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। जानकारी तो बहुत लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे याद रखना और लागू करना वही कर पाता है जो सक्रिय रूप से पढ़ता है। याद रखें, पढ़ना कोई दौड़ नहीं है कि कौन जल्दी खत्म करे। असली जीत उसकी होती है जो थोड़ा पढ़कर भी ज्यादा समझ पाए। और एक्टिव रीडिंग वही स्किल है जो आपको यह जीत दिला सकती है। तो अपने अगले अध्ययन सत्र में ये 3 तकनीकें जरूर आजमाएं। स्किमिंग से शुरू करें, प्रीव्यूइंग से प्लानिंग बनाएं और समराइजिंग से अवधारणाओं को मजबूत करें। शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद यह आपका प्राकृतिक पढ़ने का तरीका बन जाएगा और तब आपकी सीखने की गति और समझ की शक्ति अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। यही है स्मार्ट पढ़ने का असली राज। अब एक और रोमांचक तकनीक की ओर बढ़ते हैं, फाइनमैन टेक्निक। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब हम किसी चीज को किसी और को समझाते हैं तो वह चीज हमें खुद ज्यादा साफ हो जाती है, और कभी कभी समझाते वक्त हमें एहसास होता है कि हमें खुद उस चीज की पूरी समझ नहीं है। यही फाइनमैन टेक्निक का जादू है। इस तकनीक को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली भौतिक शास्त्रियों में से एक रिचर्ड फाइनमैन ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी अवधारणा को सरल भाषा में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे सचमुच समझ लिया है। और अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो खुद को मूर्ख न समझें। बस इसका मतलब है कि कुछ गैप बचा है जिसे भरना है। तो चलो देखते हैं कि यह फाइनमैन टेक्निक कैसे काम करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप जो भी टॉपिक सीख रहे हैं उसे ऐसे समझें जैसे आप किसी 12 साल के बच्चे को सिखा रहे हों। आसान भाषा, रिलेटेबल उदाहरण और कोई जटिल शब्द या तकनीकी बातें नहीं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इस अवधारणा को किसी छोटे बच्चे को कैसे समझाऊंगा, तो आपका दिमाग उसे नए तरीके से सोचने लगता है। मान लो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसे रट लिया कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें हरी पौधे सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो आप बस शब्द दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इसे आसान भाषा में समझाओ और आप कहें, पौधे सूरज की रोशनी से खुद खाना बनाते हैं जैसे हम गैस पर खाना बनाते हैं, तो यह असली समझ है। जब आप चीजों को इस तरह सरल बनाते हैं तो आप खुद गहराई से उसे समझने लगते हैं। फाइनमैन टेक्निक की खूबसूरती यह है कि यह आपके ज्ञान के अंतराल को उजागर कर देती है। जब आप कोई अवधारणा समझाने बैठते हैं और अटक जाते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि कहां कंफ्यूजन है। फिर आप उस जगह को दोबारा पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे फिर से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से आपकी समझ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इसे 4 सरल चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, कोई भी टॉपिक चुनें जो आप सीखना चाहते हैं। दूसरा, उसे नोटबुक या व्हाइट बोर्ड पर खुद समझाएं जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हों। तीसरा, जहां अटकें वहां दोबारा पढ़ाई करें और अंतराल को महसूस करें। चौथा, अपनी व्याख्या को और सरल व स्पष्ट बनाते रहें जब तक कि वह पूरी तरह सहज और प्राकृतिक न लगने लगे। एक मजेदार बात समझें, जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर लगता है, हाँ, यह तो समझ आ गया, लेकिन जब वही चीज किसी को समझानी होती है तो शब्द मुंह से निकलते ही नहीं। फाइनमैन टेक्निक हमें इसी भ्रम से बाहर निकालती है। यह कहती है कि जब तक आप किसी अवधारणा को 2 पंक्तियों में सरल भाषा में किसी को नहीं समझा सकते, तब तक आपने उसे पूरी तरह नहीं समझा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आप सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते हैं, और जब समझ आती है तो याद अपने आप रहने लगती है। यह तकनीक हर तरह की सीखने में काम आती है, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हों,
कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट सीख रहे हों, कोई नया सॉफ्टवेयर समझ रहे हों या कोई दार्शनिक विचार तलाश रहे हों, हर जगह यह तरीका उपयोगी है। फाइनमैन टेक्निक को अपनाने के लिए आपको कोई महंगा सामान या कोर्स की जरूरत नहीं है। बस एक नोटबुक, एक पेन और एक उत्सुक मन चाहिए। मान लो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। पहले उसे अच्छे से पढ़ें, फिर नोटबुक में खुद को कल्पना करें कि आप किसी ऐसे दोस्त को समझा रहे हैं जो कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा। अब अगर आप कह पाएं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है जैसे ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप अटक जाएं कि कहां से शुरू करें या क्यों ऐसा होता है, तो यहीं से आपकी सीखने की असली यात्रा शुरू होती है। एक और शानदार पहलू यह है कि जब आप किसी को पढ़ाने की मानसिक स्थिति में होते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड और सतर्क रहते हैं। आपका दिमाग सक्रिय रूप से कनेक्शन बनाता है, उदाहरण सोचता है और हर कॉन्सेप्ट को तार्किक रूप से जोड़ता है। यह प्रक्रिया सीखने को इतना गहरा बना देती है कि आप उसे आसानी से कभी नहीं भूलते। आप इसे खेल की तरह भी बना सकते हैं। हर बार जब आप कुछ नया पढ़ें तो खुद को चुनौती दें कि इसे किसी छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे। आप अपनी व्याख्या को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बाद में सुन सकते हैं कि क्या कोई कंफ्यूजन था, या किसी दोस्त, भाई बहन या क्लासमेट को पढ़ाने की कोशिश करें। यह भी फाइनमैन टेक्निक का ही हिस्सा है। एक और फायदा यह है कि इससे आपका संचार कौशल भी बेहतर होता है। जब आप सीखते हैं कि जटिल विचारों को सरल भाषा में कैसे व्यक्त करना है, तो आप हर जगह बेहतर संचारक बनते हैं। इंटरव्यू में, प्रस्तुतियों में, चर्चाओं में। और यह कौशल आपको सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक प्रभावी पेशेवर भी बना सकता है। इस तकनीक का भावनात्मक लाभ भी बहुत बड़ा है। जब आप किसी कठिन कॉन्सेप्ट को अपनी समझ से तोड़कर सरल बनाते हैं तो एक आत्मविश्वास बनता है। आपको लगता है मैं यह कर सकता हूं, और यह आत्मविश्वास आपको हर नई चुनौती में मदद करता है। सोचें, अगर आप हर विषय को इस तरीके से पढ़ें तो क्या होगा? आपकी याददाश्त मजबूत होगी, स्पष्टता बढ़ेगी और सोचने का तरीका तेज हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में सीखने के लिए पढ़ने लगेंगे, और यही तो शिक्षा का असली मकसद है। फाइनमैन टेक्निक हर उस इंसान के लिए है जो रटने से बाहर निकलना चाहता है, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि ज्ञान चाहता है। यह उन लोगों के लिए है जो आजीवन सीखने वाला बनना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे किसी भी उम्र में, किसी भी स्तर पर शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ नया पढ़ें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं इसे किसी और को आसान भाषा में समझा सकता हूं? अगर जवाब हां है तो बधाई हो, आपने सचमुच उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और अगर जवाब नहीं है तो घबराएं नहीं, बस वापस जाएं, समझें और फिर से कोशिश करें। यही है फाइनमैन टेक्निक का असली मजा। ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि उसे प्रोसेस करने, समझने और व्यक्त करने से आता है। फाइनमैन टेक्निक आपको यही सिखाती है कि हर विचार को इतना साफ करें कि वह किसी भी इंसान को समझ आए। तभी आप खुद असली विशेषज्ञ बनेंगे। तो अगली बार जब कोई विषय बोरिंग या कठिन लगे तो इसे खेल की तरह अपनाएं। जैसे कोई जासूस रहस्य सुलझाता है, वैसे ही आप कॉन्सेप्ट को खोलें, समझें और समझाएं। सीखना एक यात्रा है और फाइनमैन टेक्निक आपका सबसे स्मार्ट और वफादार साथी बन सकता है। अब एक और रोमांचक तकनीक की ओर बढ़ते हैं, स्पेस्ड रेपिटेशन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने कोई नया चैप्टर याद किया, परिभाषाएं, फॉर्मूले या कोई बिंदुओं की सूची, और उस वक्त सब कुछ याद था, आत्मविश्वास भी चरम पर था, लेकिन कुछ दिन बाद जब वही टॉपिक दोबारा देखा तो लगा जैसे पहली बार देख रहे हैं? यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता दोस्तों, यह हर किसी के साथ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि अगर किसी जानकारी को बार बार सही तरीके से याद नहीं किया जाए तो वह धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। और यही कारण है कि सिर्फ बार बार पढ़ने से याददाश्त मजबूत नहीं होती, बल्कि एक खास तरीके से रिव्यू करने से होती है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, एक ऐसी तकनीक जो आपकी याददाश्त को सुपर पावर बना सकती है। तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है
जानकारी को ऐसे समय अंतराल पर दोहराना जो धीरे धीरे बढ़ते जाएं। यानी आप किसी टॉपिक को रोज रोज नहीं पढ़ते, बल्कि पहले दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। इस पैटर्न से पढ़ने पर आपका दिमाग उस जानकारी को गहराई से पकड़ लेता है और वह लंबे समय तक याद रहती है। यह तकनीक वैज्ञानिक शोध पर आधारित है और कई मेमोरी चैंपियन और टॉपर्स इसे अपनी दैनिक सीखने की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण से इसे और साफ करते हैं। मान लो आपने फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहली बार जब आपने पढ़ा तो लगा कि सब साफ है। अब अगर आप अगले ही दिन फिर पढ़ते हैं तो शायद बोरियत लगे और मन कहे, अरे यह तो आता है। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद पढ़ते हैं तो थोड़ा प्रयास लगेगा उसे याद करने में, और यहीं से असली सीख शुरू होती है। यह थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डालना उसे संकेत देता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। यही दबाव स्पेस्ड रेपिटेशन का जादू है। हमारा दिमाग एक स्मार्ट छलनी की तरह काम करता है। वह हर दिन ढेर सारी जानकारी प्रोसेस करता है। जो जरूरी नहीं होती उसे भूल जाता है, और जो बार बार सामने आती है और प्रयास के साथ याद होती है उसे स्थायी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। स्पेस्ड रेपिटेशन उसी प्राकृतिक तंत्र का फायदा उठाता है। इस तकनीक के पीछे एक मशहूर कॉन्सेप्ट है, फॉरगेटिंग कर्व, जिसे जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहाउस ने खोजा था। इस कर्व के अनुसार हम कोई नई जानकारी बहुत तेजी से भूल जाते हैं अगर उसे दोहराया न जाए। मतलब जो चीज आज सीखी उसका 77% हिस्सा 3 दिन में भूल सकते हैं अगर रिव्यू न किया जाए। लेकिन अगर रिव्यू किया जाए तो वह मेमोरी लंबे समय तक टिकती है। स्पेस्ड रेपिटेशन इसी फॉरगेटिंग कर्व के खिलाफ काम करता है। अब सवाल आता है कि इसे कैसे अपनाएं। सबसे पहले, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें उसी दिन एक बार रिव्यू जरूर करें। फिर उसे 2 दिन बाद दोहराएं, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। इस पैटर्न को अपनी जरूरत के हिसाब से समायोजित कर सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत यही रहेगा, रिव्यू के बीच बढ़ते अंतराल। आज के समय में कई ऐप्स भी हैं जो स्पेस्ड रेपिटेशन को आसान बना देते हैं, जैसे एनकी, क्विजलेट या रैम नोट। ये ऐप फ्लैश कार्ड्स पर आधारित होते हैं और अपने आप आपके लिए शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सी जानकारी कब दोहरानी है। लेकिन अगर आप मैन्युअल तरीके से करना चाहें तो एक साधारण नोटबुक या कैलेंडर भी काफी है। बस हर टॉपिक के रिव्यू की तारीख ट्रैक करें। स्पेस्ड रेपिटेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समय कुशल है। आप हर दिन पूरी किताब नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ वही पढ़ते हैं जो भूलने के कगार पर है। इससे आप अपनी दिमागी ऊर्जा बचाते हैं और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। इसे स्मार्ट लर्निंग कहते हैं, जहां मेहनत होती है लेकिन सही दिशा में। मान लो आपको 50 बायोलॉजी के टर्म याद करने हैं। अगर आप उन्हें रोज रोज दोहराते रहेंगे तो जल्दी थक जाएंगे और पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें स्पेस्ड रेपिटेशन से रिव्यू करें तो हर बार थोड़ा चैलेंज और रोमांच रहेगा और दिमाग उसे पहेली की तरह सुलझाएगा। यही जुड़ाव आपकी सीखने को मजेदार बना देता है। स्पेस्ड रेपिटेशन सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट की स्पष्टता के लिए भी जरूरी है। जब आप किसी टॉपिक को बार बार याद करते हैं तो हर बार उसमें कुछ नया कनेक्शन बनाते हैं। आप उदाहरण सोचते हैं, तुलनाएं बनाते हैं और धीरे धीरे वह टॉपिक आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। इस तकनीक को और प्रभावी बनाने के लिए एक अतिरिक्त कदम है, एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि जब आप रिव्यू करें तो सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि खुद से सवाल करें, इस टॉपिक की परिभाषा क्या थी, इसका उदाहरण क्या था, मैं इसे अपने शब्दों में कैसे समझा सकता हूं। जब आप दिमाग से सक्रिय रूप से जवाब निकालते हैं तो वह मेमोरी गहरी हो जाती है। स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल अगर साथ में इस्तेमाल किए जाएं तो सीखने का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। कई स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं कि वे रिवीजन को सिर्फ पढ़ लेने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन रिवीजन का असली मकसद दिमाग को याद करने की प्रैक्टिस देना है, और वह तभी संभव है जब रिव्यू के बीच अंतराल हो, ताकि दिमाग थोड़ा भूल जाए और फिर प्रयास से याद करे। यही स्पेस्ड रेपिटेशन की मूल दर्शन है। इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाना मुश्किल नहीं है। बस हर बार जब आप कुछ नया सीखें
तो उसके साथ रिव्यू की तारीखें भी तय कर दें। जैसे आज पढ़ा, अगली बार 2 दिन बाद पढ़ूंगा, फिर 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद। कैलेंडर या डिजिटल रिमाइंडर की मदद से इसे मैनेज करना बहुत आसान है। स्पेस्ड रेपिटेशन की खूबसूरती यह है कि इससे पढ़ाई बहुत व्यवस्थित हो जाती है। आप भूलने से डरते नहीं, बल्कि इसे प्लान करके मैनेज करते हैं। आपको पता होता है कि कब क्या याद करना है, और यह नियंत्रण का एहसास आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इस तकनीक को सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, भाषा सीखने वाले, संगीतकार, डॉक्टर, इंजीनियर और यहां तक कि लेखक भी। सोचें, अगर आप हर विषय के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि एग्जाम के समय आपको सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा और सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। यह आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगा जो सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले की रिवीजन पर निर्भर रहते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मेमोरी को जबरदस्ती मजबूत करने से कुछ नहीं होता, उसे समझदारी से प्रशिक्षित करना पड़ता है, और स्पेस्ड रेपिटेशन वही समझदारी है। यह एक ऐसा तरीका है जो दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझते हुए काम करता है। यह बार बार पढ़ने का झंझट नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और नियोजित रिव्यू है जो आपकी सीख को लंबे समय तक बनाए रखता है। तो अगली बार जब आपको कुछ याद करना हो तो सिर्फ किताब खोलकर घंटों रटने की बजाय स्पेस्ड रेपिटेशन की रणनीति अपनाएं। यह आपको कम मेहनत में ज्यादा फायदा देगा। सीखना कोई दौड़ नहीं है, यह एक सोच समझकर की जाने वाली यात्रा है, और स्पेस्ड रेपिटेशन उस यात्रा का सबसे स्मार्ट तरीका है। अब एक और रोमांचक विषय की ओर बढ़ते हैं, मेंटल मॉडल्स। हम सब अपनी जिंदगी में रोजाना निर्णय लेते हैं, कभी छोटे जैसे कि आज कौन सा काम पहले करना है, और कभी बड़े जैसे कि कौन सा करियर चुनना है या किसी रिश्ते में क्या करना है। हर बार जब हम सोचते हैं या कोई समस्या सुलझाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। इस सोचने की प्रक्रिया को स्मार्ट और स्पष्ट बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे मेंटल मॉडल्स कहते हैं। मेंटल मॉडल्स यानी दिमाग में बने सोचने के ढांचे, ऐसे फ्रेमवर्क जो हमें चीजों को समझने, जज करने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। ये मॉडल्स हमारी सोच के नक्शे होते हैं जो बताते हैं कि किसी स्थिति को कैसे देखना है, कैसे समझना है और उसके आधार पर क्या करना है। मान लो एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो वह नक्शे को देखकर काम करता है। वैसे ही हमारा दिमाग मेंटल मॉडल्स की मदद से निर्णय लेता है। अब सोचें, अगर आपके पास कोई नक्शा ही ना हो या नक्शा गलत हो तो आप रास्ता भटक सकते हैं, है ना? दिमाग के साथ भी यही होता है। अगर मानसिक मॉडल सही और स्पष्ट नहीं है तो हम गलत नतीजों पर पहुंचते हैं। इसलिए सही मानसिक मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। मान लो आपके सामने एक कठिन निर्णय है, जैसे आपको एक जॉब ऑफर मिली जिसमें पैसे ज्यादा हैं लेकिन संतुष्टि कम है, और दूसरी जॉब में पैसे कम हैं लेकिन काम का आनंद ज्यादा है। अब अगर आपके पास सोचने का ठोस तरीका नहीं है तो आप भावनाओं या दूसरों की राय पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मेंटल मॉडल को जानते हैं तो आप सोच पाएंगे कि जो आप चुनेंगे उसमें क्या खो रहा है और उसकी कीमत क्या है। इस मॉडल से आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि लंबे समय में आपके लिए क्या ज्यादा मूल्यवान है। मेंटल मॉडल्स हर क्षेत्र में होते हैं, वित्त, मनोविज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, निर्णय लेना, संचार और भी बहुत कुछ। जितने ज्यादा मेंटल मॉडल्स आप जानते हैं उतनी ही विविध और संतुलित आपकी सोचने की शैली बनती है। एक अच्छे विचारक का दिमाग एक टूल बॉक्स की तरह होता है जिसमें कई तरह के औजार यानी मॉडल्स होते हैं और वह हर स्थिति में सही औजार का इस्तेमाल करता है। एक मशहूर निवेशक चार्ली मुंगर, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं, कहते हैं कि दुनिया को समझने के लिए आपको कई मेंटल मॉडल्स चाहिए। वे कहते हैं कि आप किसी एक नजरिए से सब कुछ नहीं समझ सकते। जैसे अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा है तो हर समस्या आपको कील जैसी लगेगी, लेकिन अगर आपके पास हथौड़ा, पेचकस, रेंच, हर तरह के औजार हैं तो आप समस्या के हिसाब से सही तरीका चुन सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये मेंटल मॉडल्स कैसे बनते हैं? ये ऑब्जर्वेशन, अनुभव और ज्ञान से बनते हैं।
जब हम कोई विचार बार बार देखते हैं और लागू करते हैं तो वह हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एक बहुत शक्तिशाली मेंटल मॉडल है जिसे एलन मस्क अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि किसी जटिल चीज को सबसे बुनियादी तत्वों में तोड़ दें और वहीं से शुरू करें। जैसे अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक कार बनाना बहुत महंगा है, तो मस्क सोचते हैं कि एक बैटरी बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए, क्या मैं उन्हें अलग से खरीद सकता हूं, क्या मैं लागत कम कर सकता हूं। इस तरह वे समस्या को नए तरीके से हल करते हैं। दूसरा लोकप्रिय मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी सिर्फ तत्काल परिणाम नहीं बल्कि उसके बाद क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा यह सोचना। मान लो आपने रात में बहुत मसालेदार खाना खा लिया क्योंकि उस वक्त मन था। फर्स्ट ऑन ऑर्डर थिंकिंग कहती है कि अभी स्वाद अच्छा लग रहा है, लेकिन सेकंड ऑन ऑर्डर थिंकिंग कहती है कि कल पेट दर्द होगा, नींद खराब होगी और उत्पादकता कम होगी। अगर आप यह सोच पाते हैं तो आप निर्णय भी उसी हिसाब से लेते हैं। एक और उपयोगी मेंटल मॉडल है इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। जैसे कि मैं सफलता कैसे पा सकता हूं, इसके बजाय सोचें कि मैं कैसे असफल हो सकता हूं और फिर उन चीजों से बचें। यह तरीका खास तौर पर तब काम आता है जब आप अटके हों और कोई हल न सूझे। मेंटल मॉडल्स का एक बड़ा फायदा यह है कि वे हमें पूर्वाग्रह से बचाते हैं। हम सबके अंदर सोचने की कुछ आदतें होती हैं, किसी की अति आत्मविश्वास की, किसी की नकारात्मकता की। मेंटल मॉडल्स हमारे सोचने के ढांचे को साफ करते हैं और हमें उन जालों से निकालते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की गोलारी बुक्स की समरी। आपको यह कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद कि आपने समरी को अंत तक सुना। अगर आपको पसंद आई तो गोलारी बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो लेकर आपके सामने आएं।